Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will going to discuss about energy resources and its types. Dear students, आज हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में और उसके कितने टाइप्स होते हैं इसे भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो एनर्जी रिसोर्सेज होता क्या है कि एन एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, पावर लाइफ, मूव ऑब्जेक्ट्स और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोई भी एक ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो जिससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं या वो हमारे पावर लाइफ में यूज हो सकता है या कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है या जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेस एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं। यानी एनर्जी रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है जिससे हम या वैसा रिसोर्सेज जिससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने पावर सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो सारे एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है। मैटर दैट स्टोर्स एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल। ठीक है। और ऐसा मैटर या ऐसा पदार्थ जिसमें एनर्जी स्टोर होता है या एनर्जी उसमें होता है उसे हम फ्यूल कहते हैं, यानी ईंधन कहते हैं। अब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जहां भी डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए एंड कनाडा, वहां पे पूरे वर्ल्ड में 5% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है। बाकी 25% जो वर्ल्ड अवेलेबल एनर्जी है वो डेवलपिंग कंट्रीज यूज करते हैं। यानी यूएसए और कनाडा ये डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है। और और इसमें वर्ल्ड में टोटल 5% पॉपुलेशन ही यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये जो 5% पॉपुलेशन है ये सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है। Energy consumed by a person in developed country for a single day is equal to energy consumed by a single person in a poor country for 1 year। यानी एक साल में जो डेवलपिंग कंट्रीज में एक साल में जो एनर्जी का कंज्यूम किया जाता है वो डेवलप्ड कंट्रीज में एक पर्सन के द्वारा एक दिन में किया जाता है, मतलब एक सिंगल डे में किया जाता है। ठीक है। तो इतना ज्यादा वो वेरिएशन है। ठीक है। डेवलप्ड कंट्री जीएनपी इंक्रीजेस, यानी डेवलप्ड कंट्री का जो जीएनपी होता है वो इंक्रीज होता है, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीजेस, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज होने के साथ साथ। लेकिन जो पुअर कंट्रीज है वहां पे जो जीएनपी है और एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को और एक हम नाम से जानते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। यानी एनर्जी रिसोर्स का दो कैटेगरी है, एक नॉन रिन्यूएबल, एक है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या कहेंगे? बायोफ्यूल, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है। सॉरी, जियोथर्मल पावर प्लांट्स और ओशियन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं। ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक है। और नॉन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं जिसे हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, कन्वेंशनल मतलब जो शुरू से परंपरागत रूप से चलता आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएंगे? फॉसिल फ्यूल्स आएंगे और न्यूक्लियर आएंगे। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, डीजल फ्यूल, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स, गैस लिक्विड्स, नेचुरल गैस, ऑयल एंड पेट्रोलियम, तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी मेजर जो मेजर टाइप की कैटेगरी है, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अब हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है। तो एनर्जी विच कैन बी रीजनरेटेड, यानी ऐसा एनर्जी जिसे हम रीजनरेट कर सकते हैं या बार बार उससे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है। तो उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। अब इसका क्या मेरिट है? तो मेरिट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज अनलिमिटेड सप्लाई, इसमें अनलिमिटेड सप्लाई होगा। ठीक है। प्रोवाइड्स एनर्जी सिक्योरिटी, इसमें हमारा एनर्जी बहुत अच्छा से प्रोवाइड करेगा, यानी सिक्योर है हम इसमें। फिट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट, यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत फिट बैठता है, सुटेबल है ये एनर्जी रिसोर्स हमारा। रिलायबल एंड डिवाइसेस आर मॉड्यूलर इन साइज, हम साइज के अकॉर्डिंग हम अपने डिवाइस को हम चेंज भी कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत रिलायबल है, यानी भरोसामंद है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन, यानी हम एनर्जी प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में सबसे पहला हमारा आता है सोलर एनर्जी।
तो सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, यानी जिससे हम सन एंड के एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ सन प्रोड्यूसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से सन में बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सेवरल टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग सोलर एनर्जी। और बहुत सारे टेक्निक्स हम लगा के क्या करते हैं, इसी एनर्जी को हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, और सोलर एनर्जी की फॉर्म में हम उसको सोलर एनर्जी के रूप में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, यानी एज ए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम ये हमारा ये फिगर है सोलर पैनल का, आप देख सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या क्या हम डिवाइस से यूज करते हैं, तो सोलर सेल होता है, फोटोवोल्टेइक सेल होता है, पीवी सेल्स होता है, यानी फोटोवोल्टेइक सेल को हम पीवी सेल्स कहते हैं। तो सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन विथ बी, यानी कि सिलिकॉन जो है उसको डॉपिंग किया जाता है, ठीक है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें लगा होता है, ठीक है। पी टाइप फॉर्म्स टॉप लेयर एंड एन टाइप फॉर्म्स बॉटम लेयर। Solar rays fall on the top layer. The electrons from a valence bond promoted to the conduction band which crosses the p-n junction into n-type semiconductor. Potential difference between the two layers is created which causes flow of electrons. यानी इसमें जो सबसे मेन आपको याद रखना है वो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण दोनों लेयर्स में, अब कौन से दोनों लेयर, सेमीकंडक्टर का, एन टाइप एंड पी टाइप, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के बीच में क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर है सोलर बैटरी के फॉर्म में, लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड सोलर बैटरी। इट इज यूज्ड इन रिमोट एरियाज वेयर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इज ए प्रॉब्लम, है ना, यानी सोलर बैटरी का जहाँ पे कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वैसे दूर दराज इलाके में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाया है। फिर सोलर वाटर हीटर का भी हम यूज करते हैं इससे। इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड विद ब्लैक पेंट विद ग्लास लीड। इनसाइड द बॉक्स ब्लैक पेंटेड कॉपर कॉइल इज प्रेजेंट। Cold water is allowed to flow. It is heated up and flows out in a storage tank from which water is supplied through pipes. यानी सोलर वाटर हीटर क्या होता है, पानी को गर्म करके, अब ये गर्म किससे होगा, सनलाइट की वजह से होगा, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें अलग अलग प्रोसेस भी है। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड एनर्जी क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द एनर्जी रिकवर्ड फ्रॉम द फोर्स ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। यानी जो एनर्जी एनर्जी विंड एनर्जी क्या है, हम विंड से जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एनर्जी, उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड में होता है, यानी इट्स स्पीड इज हाई। इसमें हम करते हैं, विंड मिल्स लगा के, विंड फार्मिंग करके, ठीक है। विंड मिल्स क्या होता है, व्हेन ए ब्लोइंग विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, it rotates continuously, and rotational motion of the blade drives number of machines like water pump, floor mills and electric generator. फिर विंड फार्मिंग क्या होता है, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ मिल्स आर इंस्टॉल्ड एंड जॉइंट टुगेदर इन ए डिफाइंड पैटर्न, यानी बहुत ज्यादा नंबर में हम विंड मिल्स को एक किसी लार्ज एरिया पे लगाते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न में, इस तरह पैटर्न में, तो उसे हम विंड फार्मिंग कहते हैं, विंड फार्म कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये की जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, मिनिमम स्पीड ऑफ विंड जनरेटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पे विंड जनरेशन मिनिमम जो स्पीड है ये देता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज इसका क्या है, इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ये क्या है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और ये सब बहुत सस्ता होता है, इन वेरी चीप है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओशियन एनर्जी। अब नाम में ही क्या है, ओशियन एनर्जी, तो आप सभी लोग इससे समझ गए होंगे कि ओशियन एनर्जी क्या है, यानी कि ऐसा एनर्जी जो हम ओशियन से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या प्रोड्यूस कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, टाइडल एनर्जी के फॉर्म में होता है, टाइडल पावर। ओशियन टाइड्स आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून विच प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन और मून मून में, अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और सन मून की वजह से क्या है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आता है हमारे अर्थ में। तो हाई टाइड्स किसके कहते हैं, जब ओशियन वाटर राइज करता है उसे हम हाई टाइड कहते हैं, और जब वो फॉल करता है वो वाटर ओशियंस का, तो उसे हम लो टाइड्स कहते हैं। Tidal energy can be used by constructing a tidal barrage during high tides. Sea in water enter into the reservoir and rotate the turbine. इसमें टरबाइन से लगाया जाता है, ठीक है, और इसे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ड्यूरिंग लो टाइड्स वाटर फ्रॉम रिजर्वायर्स एंटर इनटू द सी, रोटेट द टरबाइन, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओशियन थर्मल एनर्जी, है ना, इसमें एक याद रखेगा, ओटीईसी। ओटीईसी इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाएगा, ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन।
ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से सरफेस वाटर जो होता है या डीपर लेवल का वाटर होता है, दोनों के बीच में जो ओशियंस का जो पानी होता है तो उसका सरफेस वाटर होगा वो ज़्यादा गर्म होता है, और जो डीप पे होगा वो थोड़ा कम गर्म होगा या फिर वो गर्म नहीं होगा, कूल होगा। तो दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी यानी ओटीईसी। ठीक है, द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी, ओटीईसी, ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन, ओटीईसी, ओटेक इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हॉट वाटर, सरफेस वाटर और डीपर लेवल वाटर में दोनों के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑन द सरफेस ऑफ वार्म वाटर, इट इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर which rotates the turbine and generates electricity. Deeper level cold water is formed to cool and condense the vapor into liquid. अब आते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी पे। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है कि हमारे अर्थ के नीचे यानी टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एट 820 टू 750 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर व्हेन वी मूव डाउन द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर भी राइज करता जाता है, यानी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। और ऑलमोस्ट कितना होता है, 20 से 750 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर किलोमीटर के आसपास टेम्परेचर होता है, इंक्रीज करता जाता है। द इंक्रीज the energy utilized from the high temperature present inside the earth, यानी अर्थ के इनसाइड द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर यानी अर्थ के नीचे, है ना, जो एनर्जी है यानी जो हाई टेम्परेचर है उसको हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, तो उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, यानी हमारे अर्थ के हीट की वजह से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट हार्नेसेस द हीट स्टोर इन द सब सरफेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोवाइड हीटिंग एंड हॉट वाटर। ठीक है, तो और ये हमारा इसके सिस्टम है। ठीक है, नेचुरल गीजर भी इसमें होता है और आर्टिफिशियल गीजर होता है। अब नेचुरल गीजर इसमें क्या है, जियोथर्मल में ये हॉट वाटर और स्टीम कम्स आउट द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल गीजर्स। ठीक है, यानी कि जो हॉट वाटर है, ठीक है, अर्थ के नीचे में, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, तो वो बाहर जो आता है ग्राउंड सरफेस तक, तो वो कुछ कुछ क्रैक्स की वजह से आता है, नेचुरली जो क्रैक्स होता है उसकी वजह से आता है, तो उसे हम नेचुरल गीजर्स कहते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल गीजर क्या होता है, आर्टिफिशियली ये ड्रिल होल up to the hot region and by sending a pipe into it, the hot water or steam is used to rotate the turbine and generate electricity. आर्टिफिशियल गीजर मतलब हम आर्टिफिशियली गीजर उस तरह का बनाते हैं ताकि वहां पे स्टीम्स को, उस हॉट वाटर को या स्टीम को हम यूज कर सकें, ठीक है, उसमें टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं बायोमास एनर्जी। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है बायोमास एनर्जी से। तो व्हाट इज बायोमास एनर्जी, तो बायोमास क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट और एनिमल यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, यानी वो ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्लांट और एनिमल से निकलता है या प्रोड्यूस होता है उसे हम एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं, उसे हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। अब बायोमास एनर्जी में फर्स्ट है हमारा बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी बायोगैस क्या है, ये एक गैस है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, किसका, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन सल्फाइड का। मीथेन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इसमें सबसे जो मेन होगा, है ना, मुख्य रूप से कौन सा गैस होगा, मीथेन होगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल डंग और प्लांट वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये कौन सा प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं हम, एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल डंग, है ना, यानी एनिमल डंग मतलब कि कोई भी जानवर का गोबर वगैरह हो गया, जो खास करके गाय के हो गया, है ना, या प्लांट का जो वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे। अब है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स क्या, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास, यानी जो भी बायोमास से हम फ्यूल्स ऑब्टेन कर रहे हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो उसे हम बायोफ्यूल्स कहते हैं। इसमें इसका एग्जांपल क्या है, इथेनॉल और मिथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कैन, शुगर कैन से जो हम इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू इसका कम होता है, लेकिन मिथेनॉल जो होता है वो ऑब्टेन करते हैं हम किससे, इथेनॉल कैलोरीफिक वैल्यू वैल्यू टू लेस। गैसोहोल, गैसोहोल क्या है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलीन। इंडिया trial is going on to use gasohol in cars and buses. हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय पायरोलाइसिस, फोटोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है,
इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी हाइड्रोजन फ्यूल में इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है और नॉन पॉल्यूटिंग होता है। वन बिकॉज़ द कंबंशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ वाटर, क्योंकि इसमें जो कंबंशन होता है किसका होता है? वाटर का होता है, जिसकी वजह से इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं होता। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? इको फ्रेंडली है। ठीक है? अब इसका कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं बायोमास एनर्जी का। तो हाइड्रोजन इज अ हाईली इनफ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो इको फ्रेंडली तो है, बट वो हाईली इनफ्लेमेबल है एंड एक्सप्लोसिव भी होता है। ठीक ना? सेफ हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या चाहिए हमें? सेफ हैंडलिंग का जरूरत पड़ता है। एंड डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है। बस ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी ये बहुत ही अच्छा है ना, हाइड्रोजन फ्यूल। अब जैसे आप फिर से ये चीज समझ सकते हैं कि बायोमास क्या है। तो बायोमास रेफर्स टू ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास में क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स वेरियस सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो सकता है, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू हो सकता है, एनर्जी क्रॉप्स हो सकता है, एनिमल का वेस्ट हो सकता है। दिस मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बायोफ्यूल्स टू जनरेट हीट, इलेक्ट्रिसिटी और बायोगैस। बायोमास इज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, यानी बायोमास कैसा है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है? और एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स भी है। It relies on the use of natural resources that regenerate over time. Its use contributes to reducing greenhouse gases emissions and promote the diversification of energy sources. ठीक है? अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का। तो नॉन रिन्यूएबल क्या है? जिसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते, यानी एनर्जी विच कैन नॉट बी रीजनरेटेड इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहला इसका क्या है? कोल। तो कोल क्या है? कोल इट इज ए सॉलिड फॉसिल फ्यूल। अब और कोल क्या है? कोल चार तरह का होता है कोल। ठीक है? कौन कौन सा? पीट, लिग्नाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, एंड एंथ्रासाइट। तो ये चार टाइप्स का कोल का नाम भी आपको याद रखना है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि व्हेन कोल इज बर्न्ड लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज व्हिच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम कोल को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा उसमें, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अमाउंट में CO2 रिलीज होगा, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज हो सकता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इसमें सल्फर, नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, जो कि टॉक्सिक गैसेस है ना, बर्निंग करने पे, खास करके सल्फर। पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल इज लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 of hydrocarbons and a small amount of impurities. The petroleum can be refined by fractional distillation, यानी पेट्रोलियम को हम कौन से विधि से, यानी कौन सा मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या रिफाइन करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इन द वर्ल्ड लेवल 25% ऑफ ऑयल रिजर्व्स आर इन सऊदी अरेबिया ना, यानी कि वर्ल्ड में लगभग 25% जो ऑयल रिजर्व्स है वो कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में, है ना, सऊदी अरब में। एट प्रेजेंट रेट ऑफ यूजेज द वर्ल्ड क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट एग्जॉस्टेड इन जस्ट 40 ईयर्स। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी लोग इतना ज्यादा पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले 40 साल में ये एग्जॉस्ट कर जाए, खत्म हो जाए। ठीक है? फिर है एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैसेस ऑब्टेन ड्यूरिंग एफडी यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अंडर हाई प्रेशर एज एलपीजी। इट इज कलरलेस एंड आउटरलेस गैस, बट ड्यूरिंग सिलेंडरिंग मरकैप्टन आर एडेड टू डिटेक्ट लीकेज। यानी कि एलपीजी में क्या होता है? मरकैप्टन्स होता है, मरकैप्ट। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मरकैप्टन्स। ये एलपीजी में मरकैप्टन्स मिलाया जाता है, ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें लीकेज हो तो हमें पता चले, यानी जो जो घर में हमारा जो सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, एलपीजी गैस जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें जब लीकेज होता है तो एक स्मेल आता है, तो वो स्मेल किसका है? मरकैप्टन्स का है, यानी मरकैप्टन्स उसमें ऐड किया जाता है। क्योंकि एलपीजी कैसा है? कलरलेस और आउटरलेस गैस है, यानी ये इसका कलर भी नहीं है और आउटर भी नहीं है, स्मेल भी नहीं आता है। तो अगर लीकेज हुआ तो हमें पता कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए हम उसमें क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन्स यूज किया जाता है, ताकि अगर लीकेज हो तो हम डिटेक्ट कर पाए कि हाँ लीकेज हुआ है। ठीक है? उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? कि दीज आर फाउंड अबव ऑल इन ऑयल वेल्स। इट इज a mixture of methane and other hydrocarbons. Calorific value is high. There are two types of ड्राई गैस एंड वेट गैस, है ना। यानी नेचुरल गैस क्या है? ये जहाँ पे ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोल, है ना, ऑयल हो गया, तो वहीं पे नेचुरल गैस को भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, है ना। उसके वो अलग अलग लेयर पे होता है। ठीक है? और ये नेचुरल गैस किसका है? ये मिक्सर है किसका? मीथेन का और कुछ हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है नेचुरल गैस का। ठीक है? ये दो तरह का होता है, ड्राई गैस और वेट।
यस। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? तो डॉक्टर एच भाभा इज अ फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर डेवलप करने का श्रेय किनको जाता है? डॉक्टर एच भाभा जी को, है ना। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में भी 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। इट प्रोड्यूस 2% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि और जिससे हमें इंडिया में 2% इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी में दो तरह का रिएक्शंस होता है। ये रिएक्शंस को आपको याद रखना है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? इट इज ए न्यूक्लियर चेंज इन विच हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। यानी हेवियर न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। और जिसमें न्यूट्रॉन्स जो फास्ट मूव करता है, बॉम्बार्डमेंट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज ए न्यूक्लियर चेंज इन विच लाइटर न्यूक्लियस, यानी बहुत सारे लाइटर न्यूक्लियस क्या करेंगे? कंबाइन होकर एक बड़े या एक्सट्रीम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल याद रखेंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन टू फॉर्म हीलियम मॉलिक्यूल, और यूरेनियम विद फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स गिव्स बेरियम एंड क्रिप्टन। तो जो सन में होता है, तो सन में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना। चलिए, तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, एनर्जी रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इस तरह के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।